नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर चौधरी डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना नेक्स्ट जो वीडियो है वो रॉक से संबंधित है। इससे पहले अपन ने लिथोस्फेयर है यानी इसके बारे में पढ़ा था। इसमें अपन चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानों का वर्गीकरण करेंगे, चट्टानों के निर्माण में कौन कौन से जो खनिज है यानी वो काम में आते हैं, और दूसरा चट्टानों का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और जो चट्टानें हैं हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, इन सब के बारे में अपन विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी प्रकृति है यानी जो पृथ्वी है यानी इसमें कई प्रकार के इलामेंट्स पाए जाते हैं, यानी लगभग 118 इलामेंट्स हैं। इनमें से 94 जो इलामेंट्स हैं यानी वो नेचुरल है। इनको नेचुरल माना गया है कि 94 इलामेंट्स हैं यानी वो किस प्रकार के हैं, ये नेचुरल ही माने गए। इलामेंट्स का मतलब भी सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व जिनको अपन लिख सकते हैं। इनसे ही यानी जो मिनरल्स का निर्माण होता है और मिनरल से रॉक्स का निर्माण यानी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने लिखा कि जैसे कार्बन है। कार्बन क्या है? इलामेंट्स है। कार्बन से कोल बन गया यानी कोयला है, और कोयले से डायमंड हो गया। कोल और डायमंड क्या है? ये मिनरल हो गया, एक खनिज है। और कार्बन क्या है? इलामेंट्स। इसी प्रकार जैसे अपन ने लिखा कि Au है, ये इलामेंट है, और इस सूक्ष्म तत्व से गोल्ड का निर्माण हो गया। ये जो गोल्ड है यानी उसका निर्माण। तो ये खनिज है, मिनरल्स हैं, और इन मिनरल्स से किसका निर्माण होता है? रॉक्स का निर्माण होता है। इसीलिए चट्टानों से अपन खनिज प्राप्त करते हैं। अब इन रॉक्स या जो चट्टानें हैं इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इनका अध्ययन सेलिकी में किया जाता है, यानी जिसको लिथोलॉजी के नाम से भी जिसको जाना जाता है। दूसरे शब्दों में सेलिको ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है, लैटिन शब्द हो गया यानी पेट्रोलॉजी। इसका अध्ययन ये जो पेट्रोशास्त्र यानी पेट्रोलॉजी में किया जाता है। सेली की चट्टान है यानी इसका अपन सेल जिसको कहते हैं, यानी सामान्य रूप से जब चट्टान का नाम लेते हैं तो अपने दिमाग में आता है कि कोई ठोस पिंड होगा, लेकिन पेट्रोशास्त्र के अनुसार चट्टान की डेफिनेशन कुछ अलग प्रकार की है, परिभाषा अलग प्रकार की है कि चट्टान ग्रेनाइट की भांति ठोस भी हो सकती है और चिक्का की भांति क्या हो सकती है? मुलायम भी। इसका मतलब चट्टानें हैं यानी कठोर भी होती है यानी ठोस भी होती है और मुलायम भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। तो ये जो पेट्रोशास्त्र है उसमें चट्टानों के बारे में क्या दी गई है? परिभाषा दी। अब जो ये चट्टानें हैं इनकी निर्माण प्रोसेस है, यानी इसमें जैसे रॉक्स है यानी इसका किन कौन से खनिजों से इनका जो निर्माण होता है, यानी इसके बाद तो मुख्य रूप से 6 खनिज चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी उन खनिजों के बारे में अपन देखते हैं कि वो 6 खनिज कौन कौन से आते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, चट्टानों के निर्माणकारी खनिज, चट्टानों के निर्माण में कौन कौन से जो खनिज काम में आते हैं, ये निर्माणकारी अपन खनिज 6 मुख्य रूप से खनिज हैं। यानी जो रॉक्स फॉर्मिंग यानी जो मिनरल है यानी इनके बारे में अपन लिखेंगे। अब 6 खनिजों में नंबर 1 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका है यानी वो फेल्सपार। फेल्सपार के बाद में दूसरा अपन लिखें क्वार्ट्ज है, जिससे क्वार्ट्जाइट बनता है, अपन लिखते हैं यानी क्वार्ट्ज हो गया। इसके बाद में पायरोक्सिन है, यानी पायरोक्सिन हो गया। और फिर चौथे नंबर पर अपन लिखे एम्फीवोल आता है।
5वें नंबर पर माइका, और 6 नंबर पर ओलिविन है। ये जो 6 खनिज हैं चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। नंबर 1 फेल्सपार, दूसरा क्वार्ट्जाइट, तीसरा पाइरोक्सिन, चौथा एम्फीवॉल, 5वां माइका, और 6 नंबर पे कौन सा आता है, ओलिविन आता है। तो ये सभी प्रकार के जो चट्टाने हैं यानी उनमें इस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि चट्टाने हैं उनमें चट्टानों में एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं, जो ठोस भी हैं और चिक्का की भांति क्या होते हैं, मुलायम भी होते हैं। अब इन चट्टानों का विश्व स्तर पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना है इनकी, और उसी प्रकार से इनका एक वितरण भी पाया जाता है कि कहां कहां पर किस प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती है। हालांकि वितरण अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले यानी इनका टाइप ऑफ रॉक्स, चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, चट्टानों के प्रकार है यानी उनके बारे में अपने को पढ़ना है कि कितने प्रकार की जो चट्टानें होती है। तो 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं वो अपन वर्गीकरण पहले इनका है। तो 3 प्रकार की चट्टानें, इग्निस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान है, इसके बारे में, और दूसरी अवसादी सेडिमेंट्री है, और मेटामॉर्फिक यानी कायांत्री। सबसे पहले आग्नेय चट्टान है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो देखिए जो आग्नेय चट्टान है इसमें मूल शब्द है इग्निस। ये इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है, इसको इग्निस भी लिख देते हैं, अग्निस भी इसको लिख दिया जाता है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आग। इसका मतलब इन चट्टानों का निर्माण आग से हुआ है। तो आग का मतलब ये नहीं है कि कचरा इकट्ठा किया उसके आग लगा दी और किसी ने पूछा कि क्या कर रहा है, आग्नेय चट्टान बना रहा हूं, उससे आग्नेय चट्टान नहीं बनेगी। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में हमारी पृथ्वी तप्त और तरल अवस्था में थी, मतलब लावा ही लावा था। उस लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। आज भी पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक मात्रा में तप्त और तरल अवस्था में लावा है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो लावा बाहर आता है, उस लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है। तो उसी प्रकार अब सबसे पहले धरती पर इन्हीं आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी इसको जाना आता है। और इसी आग्नेय चट्टान से बाकी दूसरी चट्टानों का निर्माण हुआ है, अतः इसको मौलिक चट्टान का, मेजर रॉक्स के नाम से भी इसको जाना आता है, मौलिक चट्टान का भी दर्जा दिया गया है। आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा से हुआ है, ज्वालामुखी लावा से हुआ है। आज भी जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस लावा से यानी इग्निस रॉक्स है यानी उसी का निर्माण होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अपन लिख सकते हैं जैसे ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान, न कि अवसादी चट्टान, न ही कायांत्री चट्टान है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होगी। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण अपन लिख सकते हैं जैसे बेसाल्ट है, कि बेसाल्ट भी कौन सी चट्टान आती है, इन आग्नेय चट्टान है। इस आग्नेय चट्टान के नाम से इसको जाना आता है। तो ये अब इन दोनों में भी अंतर है कि जो दोनों एक साथ में नहीं पाए जाते, कि जब भी ज्वालामुखी लावा है आंतरिक भाग में जमा होगा उससे ग्रेनाइट, और धरातल पर जमा होता है उससे किसका निर्माण होता है, बेसाल्ट। इसका मतलब आग्नेय चट्टान का भी अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। 2 प्रकार से इसका अपन वर्गीकरण करेंगे, एक स्थिति के आधार पर और दूसरा संरचना क्या है। कि स्थिति के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है, तो सबसे पहले यानी इसका वर्गीकरण अपन करते हैं स्थिति के आधार पर। तो 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण अपन ने कर दिया, एक तो स्थिति के आधार, और दूसरा स्थिति के साथ साथ में दूसरा वर्गीकरण इसका संरचना के आधार पर अपन कर सकते हैं। यानी संरचना के आधार पर भी आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। स्थिति के आधार पर जब आग्नेय चट्टान के बारे में अपन देखें तो ये 2 प्रकार की होगी। इस 2 कौन सी होती है स्थिति में, तो एक तो होती है आंतरिक इंट्रोसिव यानी आंतरिक आग्नेय सेल है, और एक एक्सट्रोसिव है यानी जिसको अपन कौन सी आग्नेय सेल कह सकते हैं, बाह्य आग्नेय। आंतरिक आग्नेय सेल का मतलब हो गया कि जब भूगर्भ का मैग्मा बाहर आने का भरसक प्रयास करता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जम जाता है,
तब आंतरिक आग्नेय शेल का निर्माण होता है। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। दो कौन कौन से आते हैं, एक पातालीय और एक दूसरी उपपातालीय। एक पातालीय होगी और दूसरी कौन सी आती है, उपपातालीय। पातालीय जो आग्नेय शेल है और एक उपपातालीय आग्नेय शेल, दोनों ही आंतरिक हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी यानी भूगर्भ का मेग्मा है, यानी बाहर आने का भरसक प्रयास करता है लेकिन अत्यधिक गहराई पर ही ठंडा होकर के जम जाता है, तब पातालीय आग्नेय शेल का निर्माण होता है। कि पातालीय आग्नेय शेल है, उस जब अत्यधिक मात्रा में जो लावा है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, बहुत ज्यादा गहराई पर ही ठंडा होकर के जम जाएगा, तो पातालीय आग्नेय शेल का निर्माण। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर लिखें तो वो ग्रेनाइट होता है। आंतरिक भाग में लावा के ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी होती है, अतः लावा के ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी होने के कारण इसमें रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल यानी रवे पाए जाते हैं। और वो रवे भी बड़े आकार, क्योंकि जो ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी होगी इसलिए बड़े आकार के रवे पाए जाते हैं। और जो पातालीय आग्नेय शेल का जो उदाहरण आंतरिक भाग में जो स्थलाकृति बनती है, इससे उस स्थलाकृति को कह दिया जाता है यानी बेथोलित कह सकते। छोटे आकार का बेथोलित होता है, उसको स्तंभ यानी स्कंद भी कहते हैं, यानी स्टोक के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये जो पातालीय आग्नेय, दूसरी एक उपपातालीय, इसको प्लूटोनिक बोलते हैं, यानी हाइपोबेसल्स के नाम से जाना जाता है उपपातालीय आग्नेय शेल। जब जैसे उदाहरण के रूप एक डायग्राम के द्वारा अगर अपन देखें तो ये जैसे भूपर पट्टी है, पृथ्वी की सतह है, और यहां पर अपन ने लिखा कि मेग्मा भंडार, ये जैसे मेग्मा भंडार है। यहां पर तप्त और तरल अवस्था में क्या पाया जाता है, मेग्मा। और यही मेग्मा बाहर आने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन इसी भाग में यहां पर ही जम गया ये। तो यहां पर जमने से जो स्थलाकृति बनी है उस गुबुंद के आकार में बेथोलित, और इसमें ग्रेनाइट की मात्रा बहुत ज्यादा गहराई पर है। और जब भी लावा है बाहर आने का भरसक है, लेकिन धरातल से कुछ नीचे ही यानी आकर के वो जमा हो जाता है, यानी इन भागों में, यानी वो अलग अलग स्थलाकृति के रूप में जब जमा हो जाएगा तो उस स्थलाकृति से यानी उपपातालीय आग्नेय शेल का, इसका मतलब धरातल से कुछ नीचे शेल छिद्रों में, दरारों में और रंध्रों में जब लावा जमा हो जाता है तो उससे उपपातालीय आग्नेय शेल का यह निर्माण होता है। इससे कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, जैसे लेखोलित है, लेपोलित है, खेकोलित है, सील है, डाइक है। ये इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां है वो कौन से में आती है, उपपातालीय आग्नेय शेल है, यानी उसमें उनको शामिल, ये उपपातालीय आग्नेय शेल है, यानी उनके उदाहरण इनको माने गए। अब एक आती है बाह्य आग्नेय शेल। बाह्य आग्नेय शेल कौन सी होगी, जब भूगर्भ का जो मेग्मा है धरातल पर आ गया और धरातल पर आकर के विस्तृत क्षेत्र में ये फैल गया है, और विस्तृत क्षेत्र में फैलने के बाद में ये धीरे धीरे ठंडा होता है और एक परत के रूप में जम जाता है। तो बाहरी भाग में जमने के कारण इसको बाह्य आग्नेय शेल कहते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अपन लिख सकते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट कौन सी आग्नेय शेल है तो बाह्य आग्नेय शेल। ग्रेनाइट कौन सी आग्नेय शेल है, तो इसको आंतरिक आग्नेय शेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तो वर्गीकरण अपन ने स्थिति के आधार पर, जहां स्थित है उसी आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। अब अगला आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर आग्नेय जो शेल है वो दो प्रकार की होती है। अब संरचना के आधार पर दो प्रकार की कौन कौन सी है, तो इसमें नंबर एक अपन लिख सकते हैं अम्लीय आग्नेय शेल, एसिटिक। और दूसरी अपन लिखें यानी पैथिक, यानी जिसको बेसिक आग्नेय शेल भी अपन लिख सकते हैं। अम्लीय जो आग्नेय शेल है इसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है। अतः लावा किस प्रकार का होता है, गाढ़ा होता है। लावा गाढ़ा होगा, अतः बड़े आकार के रवे पाए जाते हैं। इसका उदाहरण भी कौन सा आएगा, यानी ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कौन सी आग्नेय शेल का उदाहरण अपन मान सकते हैं, तो ध्यान रखिए स्थिति के आधार पर प्रश्न आ गया कि स्थिति के आधार पर ग्रेनाइट कौन सी आग्नेय शेल है
तो ये ग्रेनाइट कोण स्थिति के आधार पर आंतरिक है, आंतरिक में भी पूछे तो पातालीय है, और इसमें और संरचना के आधार पर पूछे तो ये किस प्रकार की होगी। अगली अपन लिखे पैटिक, इसमें सिलिका की मात्रा 55% तक होती है। लावा पतला होता है अतः विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए। छोटे आकार के इसमें रवे पाए जाते हैं, इसका उदाहरण अपन लिख सकते हैं बेसाल्ट। अब जैसे अगला कि आग्नेय सेल है, इनकी क्या विशेषता है। तो नंबर 1 कि पहली विशेषता इनकी ये होगी कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है। लावा से इनका क्या हुआ है निर्माण। ये बहुत ज्यादा कठोर होती है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये यानी खनिजों की दृष्टि से संपन्न, इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें अपन लिखें यानी जो दरारें नहीं होती है, दरारें जो पहले से बनी हुई है, उनमें लावा के जमाव से आग्नेय चट्टानें हैं, यानी उनका निर्माण हो जाता है। तो ये इनकी प्रमुख क्या है विशेषता है। दूसरे नंबर की जो रोक्ष है चट्टानें हैं, यानी वो अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रोक्ष के नाम से जिसको जाना आता है। सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद। तो अवसादी चट्टानों का देखिए कि निर्माण किस प्रकार से होगा। तो नंबर 1 सबसे पहली विशेषता अपन लिखते हैं कि जैसे पृथ्वी है कि उत्पत्ति के साथ में ही अनाच्छादनकारी कारक कार्यरत रहे हैं। ये अनाच्छादनकारी जो कारक हैं यानी वो कार्यरत रहे हैं, जैसे ऋतु अपक्षय यानी बहता हुआ जल, लगातार पवनों का चलना, हिमानी, ये अनाच्छादनकारी कारक के कार्यरत रहे। और इन अनाच्छादनकारी कारक के कारण जो मौलिक चट्टान जो अभी अपन पहले लिख चुके हैं कि आग्नेय चट्टान को मौलिक चट्टान, इन मौलिक चट्टानों में अपर्दन और क्या होता है अपक्षय। अपर्दन और अपक्षय के कारण ये बारीक कणों में टूट जाएगी लगातार हवा के चलने से। ऋतु अक्षय से ढीली पड़ती है, बारीक कणों में टूटती है, हवा के चलने से घर्षण होता है, बरसात से जलवायु उसे रगड़ होता है, हिमपात है, इनसे ये मौलिक चट्टानें बारीक कणों में टूटती है। वही बारीक कण उसी स्थान पर या दूसरे स्थान पर उनका लगातार जमाव होता है। वो जमाव परत के रूप में होता है, उस सेडिमेंट का जमाव परत के रूप में होगा, और वो कचरा होता है उसको अवसाद कहते हैं। इसलिए उससे जमी हुई जो चट्टानें बनेगी उनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। और उनका जमाव परत के रूप में होता है, इसलिए उनको परतदार चट्टान भी कह दिया जाता है। हमारे धरातल का 75% जो भाग है यानी वो किससे ढका हुआ है, अवसादी चट्टान। यहां ध्यान रखना है कि पृथ्वी के क्रस्ट का जो निर्माण है यानी उसमें 90% योगदान, 90 से 95% योग क्रस्ट का निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। लेकिन उस क्रस्ट के ऊपर क्या बिछी हुई है, अवसादी चट्टानें। वो कितने प्रतिशत है, 75 से 80% तक है। ध्यान रखना, क्रस्ट है जैसे समुद्र होता है, समुद्र तली उसका निर्माण आग्नेय चट्टान। लेकिन नदियां वगैरह उन्होंने क्या किया, सेडिमेंट का, अवसाद का उस तली के ऊपर जमाव कर दिया। ऐसे अपनी मिट्टी है यानी ये अवसाद में आती, इसके नीचे पथरीला जो भाग है यानी वो ठोस क्रस्ट है, वो आग्नेय चट्टानों से निर्मित, वो 95% तक उसको माना गया। अब जो अपर्दन और अपक्षय से बारीक कणों से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है, ये जो अवसाद है सबसे ज्यादा जमाव इनका समुद्र में हुआ है, इसलिए इनको जलज चट्टान भी कह दिया। कौन सी चट्टान के बोलते हैं, यानी जलजी चट्टान। एक और अपन लिखे कि इस जलज जो चट्टाने हैं, अवसादी चट्टानों में जो परतें होती है उनका जमाव क्रम से होता है। समुद्र तल से गहराई की ओर अपन जाते हैं, क्रमिक रूप से इनका जमाव होगा। पहले मोटे कण आए, फिर बारीक कण आते हैं, फिर पंख आता है, और उसके बाद में जो अपन लिखते हैं कि जैविक निक्षेप होते हैं। इसका मतलब जैविक निक्षेप, जीव पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जबकि जो आग्नेय चट्टान है उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इनका अगर जमाव देखें अपन तो इस प्रकार से, जैसे ये धरातल है,
यहां सबसे पहले मोटे कण होंगे जिनको गोलाश्म कह सकते हैं। इसके बाद में ये बारीक कण आएंगे जिसको अपन बजरी कह सकते हैं। और इसके बाद में ये कीचड़ होगा जिसको पंख कहा जाता है। और इस पंख के अंदर जीवों के निक्षेप पाए जाते हैं जिसको जैविक निक्षेप कहा जाता है। तो अवसाद का परत के रूप में गोलाश्म, बजरी, पंख और क्या हो गया, जैविकी निक्षेप। इस प्रकार से अवसाद का क्या पाया जाता है, यानी जमाव पाया जाता है। और इसमें जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है, कोयला है, ये सब कौन सी चट्टान, कले, जो ये सब कौन सी चट्टानों में आते हैं, अवसाद। अब इन अवसाद का जमाव कहां कहां पर होता है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण, वही उत्पत्ति और संरचना के आधार पर इसका अपन वर्गीकरण करते हैं। तो अवसादी चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण सबसे पहले उत्पत्ति के आधार, तो उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार की। सबसे पहले सागरी, कि नदियां समुद्र में जाकर के गिरती है और सेडिमेंट अवसाद का जमाव कर देती है। तो समुद्र में जो अवसादीकरण होता है उससे जो अवसादी सेल बनती है उसको क्या कहा जाता है, सागरीय अवसादी सेल। दूसरे नंबर पे आती है नदीकृत अवसादी। जब नदियां बहती है और कई बार जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो नदियों का जल है यानी बाढ़ के रूप में तब्दील हो जाता है और उससे जो जलोढ़ मिट्टी वगैरह उसका जमाव होता है वो नदीकृत, और नदी की तली में जो अपन देखते हैं कि अवसाद पाया जाता है वो नदीकृत अवसादी सेल के नाम से। और तीसरे नंबर पे अपन लिखे झीलकृत अवसादी सेल। अनाच्छादन क्रिया के कारण झील की तली में लगातार यानी सेडिमेंट का जमाव होता रहता है, उसको झीलकृत अवसादी सेल कहते हैं। और हिमाच्छादित क्षेत्रों में जब यानी कंकड़ पत्थरें हैं यानी उनका जो जमाव होता है तो वो हिमानीकृत, और मरुस्थलीय जो क्षेत्र आते हैं उनमें वायु के द्वारा मिट्टी का जमाव कर, जैसे लोइस है वो किस प्रकार की यानी अवसादी चट्टान है, तो वो वायुकृत अवसादी चट्टान है, वायु के द्वारा उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये तो उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण। इससे इंपॉर्टेंट है यानी संरचना क्या, संरचना के आधार पर अपन लिखें तो नंबर 1 आती है रासायनिक अवसादी चट्टान, कि जब भी जल के साथ में रासायनिक तत्व घुल करके चले जाते हैं या घुल जाते हैं उसमें, तब जल का तो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होने से जल उड़ जाता है और नीचे रासायनिक तत्व है वो परत के रूप में जम जाते हैं। जैसे सेंधा नमक, कि जो सेंधा नमक है यानी वो किसका उदाहरण हो गया, रासायनिक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। वो किस संरचना निर्माण हुआ, रासायनिक क्रिया से उसका निर्माण। एक होता है कार्बन प्रधान अवसादी सेल। कार्बन प्रधान अवसादी सेल का निर्माण उष्ण आर्द्र प्रदेश है जिसमें वनस्पति बहुत ज्यादा होती है और वो दब जाती है या फिर अन्य क्रियाओं के द्वारा यानी उसका यानी जो वनस्पति है यानी वो कोल यानी कार्बन के अंतर्गत, कोयले के अंतर्गत तब्दील हो जाती है, तो उसे कार्बन प्रधान अवसादी चट्टान। खनिज तेल और कोयला है वो कौन सा आता है, कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानों में आएगा। चूना प्रधान अवसादी चट्टानें हैं कि जल के साथ में घुला हुआ चूना, और दूसरा पशु पक्षी यानी जो भी मृत जानवर है उनकी जो हड्डियां है यानी उनसे चूने का निर्माण होता है, वो चूना प्रधान अवसादी चट्टानें आती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी सैंड का निर्माण होता है, वो बालू का प्रधान चट्टानें, और सबसे बारीक जो मिट्टी के का निर्माण होता है कले जिसको अपन लिए वो चिक्का प्रधान अवसादी चट्टानों के नाम से। तो ये संरचना के आधार पर अवसादी चट्टानें हैं यानी उनका अपन ने वर्गीकरण किया है। अब जैसे अवसादी चट्टानें इनकी विशेषताएं, तो जैसे इन चट्टानों का निर्माण मौलिक चट्टानों से होता है, इनमें परतें पाई जाती है और परतों के मध्य जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, इनमें कार्बन प्रधान खनिज हैं वो पाए जाते हैं, इनको आसानी से कुरचा जा सकता है और इनमें क्रिस्टल नहीं होते हैं, रव्य नहीं पाए जाते हैं। ये इन चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगली तीसरी जो चट्टान आती है कायांतरित चट्टान। कायांतरित यानी रूप बदलना, रूपांतरित भी इसको लिख सकते हैं और कायांतरित चट्टान भी अपन लिख सकते हैं। कि जब भी मौलिक चट्टान मतलब भी आग्नेय, और अब इसके लिए ये अवसादी भी होगी,
जब मौलिक चट्टानों का रूप, गुण, धर्म बदल जाता है तब कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। यह कायांतरण ताप, दाब और किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। कि कायांतरण ताप, दाब और कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? जलीय क्रिया है, इसके द्वारा ये कायांतरण होता है। कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अत्यधिक तप्त या तरल अवस्था में लावा बाहर आता है, और वो लावा है जब आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान उसके संपर्क में आता तो उसका रूप, गुण, धर्म बदल जाता है। उसको तापीय या स्पर्श कायांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ग्रेनाइट का नीस में बदलना, ग्रेनाइट का किस में बदलना? तो वो तापीय या स्पर्श कायांतरण से होता है। दाब के द्वारा भी कायांतरण होता है। जब पर्वत निर्माणकारी हलचल होती तो पर्वत निर्माणकारी हलचल के कारण भी चट्टानों का रूप, गुण, धर्म बदल जाता है। यानी एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है, दबाव पड़ता है, इससे भी रूप बदल जाता है। जैसे चूना पत्थर है, उस चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना वो दाब के द्वारा हुआ है। एक होता है कि जलीय क्रिया के द्वारा भी रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक जो उस रासायनिक क्रिया से भी अपन देखते हैं कि कई बार रूप बदल जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे फेल्सपार है, उसका केओलिन मिट्टी में बदलना, उसको जलीय कायांतरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन कौन सी कायांतरित चट्टानें आती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपने लिखा ग्रेनाइट है, उसको किस में बदलना? नीस में। संगमरमर, जैसे चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है। बलुआ पत्थर आता है जो क्वार्ट्जाइट है, यानी उसके अंतर्गत ही बदल जाता है। इसी प्रकार से कोयला है वो ग्रेफाइट में बदल जाता है, ग्रेफाइट है वो हीरे में बदल जाता है, सेल है वो स्लेट में बदल जाती है, और स्लेट है वो किस में बदलती है? यानी शिस्ट में बदलती है। अब अपन तीनों जो चट्टानें हैं तीन प्रकार की, इन तीनों में कौन कौन सी जो चट्टानें हैं किस प्रकार का इनका प्रश्न बनेगा उसके बारे में भी अपन देखते हैं। अब देखिए इन उदाहरण यानी जो चट्टानें इनके उदाहरण अपन देखते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान के प्रमुख उदाहरण कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें होती है? तो उन आग्नेय चट्टानों में जैसे अपन लिखे कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट ये भी आग्नेय चट्टान, ग्रेबो आग्नेय चट्टान का उदाहरण, साइनाइट आग्नेय चट्टान है, पिग्मेटाइट ये भी आग्नेय, और डायोराइट। तो देखिए कि ये यहां तक तो अपन रट रखे, कई बार ये भी पूछ लिया आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, जिसमें दे दिया आता है जैसे क्ले, पेग्माटाइट दे दिया आता है, क्वार्ट्जाइट दे दिया आता है और ग्रेफाइट दे दिया आता है। बढ़िया सामंजस्य की स्थिति है, लगभग सेम मिलते जुलते ना। तो इसमें ध्यान रखना पेग्माटाइट है यानी वो कौन सी सेल है? आग्नेय सेल है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और रीट के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन कह सकते हैं। इसी में से आपके प्रश्न आ जाएगा, लगभग पूरी संभावना है, ये अपन देखते हैं। और इसके बाद में अवसादी चट्टान कौन सी है? चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर, चिक्का मिट्टी है, क्ले है, जलोढ़ मिट्टी है, ये सब किस प्रकार के आते हैं? अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके नाम से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर अपन देखें तो कायांतरित चट्टान, इसमें ये मौलिक चट्टान, मौलिक चट्टानों का रूप, गुण, धर्म बदल करके कौन सी चट्टानों में तब्दील होती है? यानी कायांतरित चट्टान। जैसे ग्रेनाइट है उससे क्या बन गया? नीस। चूना पत्थर उससे क्या बन रहा है? संगमरमर। और बलुआ पत्थर इससे क्वार्ट्जाइट, सेल से स्लेट है, स्लेट से हाइलाइट यानी शिस्ट है, ये पुनः कायांतरण हो गया, ये कायांतरित है। फिर वापस यानी इससे पुनः कायांतरित चट्टान अपना कोयला है उससे क्या बन गया? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या हो गया? हीरा। तो ये पुनः कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत भी इनको शामिल। कई बार प्रश्न पुनः कायांतरित चट्टान कौन सी आती है? तो स्लेट मान सकते हैं अपन, ग्रेफाइट लिख सकते हैं। ये किस प्रकार की चट्टानें आती है? पुनः कायांतरित चट्टानों में इनको शामिल किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से चट्टानें हैं
जिनको आपको रजिस्टर में नोट करना है। इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी किस प्रकार की चट्टान है। तो ये चट्टानों का अपन ने वर्गीकरण किया कि कितने प्रकार की चट्टानें। अब इनमें सब में पता है कि अपने किन किन काम में आती है। सारी चट्टानें हैं वो मानव जीवन के दैनिक जीवन के लिए, चाहे वो निर्माण प्रक्रिया, भवन निर्माण प्रक्रिया है उसमें, या सड़क निर्माण, कई प्रक्रियाएं हैं उनमें इनको काम में लिया जाता है। तो ये चट्टानों का अपन ने जो वर्गीकरण किया है कि किस प्रकार से ये चट्टानें बनी हुई है। एक ध्यान रखना, इसमें जो अवसादी चट्टानों में सबसे ज्यादा ये क्ले की मात्रा 80% तक क्ले की मात्रा होती है, यानी जो चिक्का है यानी उसकी सबसे ज्यादा मात्रा मानने के लिए ये भी एक यानी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब अगला अपन लिखेंगे चट्टानों के प्रकार। सेल चक्र, ये प्रक्रिया प्रोसेस जारी रहता है। सेल चक्र रॉक साइकिल है यानी उसके बारे में अपने को लिखना है। सेल चक्र है यानी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे वाटर साइकिल होता है उसी प्रकार से यानी जो सेल चक्र होता है जल चक्र की तरह ये चलता है। जैसे अपन ने लिखा है कि सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत हमारी पृथ्वी तप्त तरल अवस्था के धीरे धीरे ठंडी होती है। ठंडी होने के साथ में सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय सेल का निर्माण। सबसे पहले जो चट्टान बनी यानी वो कौन सी चट्टान थी? आग्नेय सेल थी। और जैसे आग्नेय सेल का उदाहरण अपन लिख सकते हैं कि ग्रेनाइट आता है, कि ग्रेनाइट है वो किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट अपन लिख सकते हैं कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट के साथ साथ में मुख्य रूप से अपन ने ये लिख दिया कि बेसाल्ट है वो भी किसका उदाहरण माना गया है? अभी आग्नेय ये मौलिक चट्टान हो गई। सबसे पहले बनने वाली जो चट्टान है यानी वो कौन सी आती है? यानी आग्नेय चट्टान। इसी आग्नेय चट्टान में अपन ने लिखा था कि अपर्दन और अपक्षय की क्रिया हुई। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ में ये प्रोसेस शुरू हो गई थी, जो अपर्दन और इरोजन और वेदरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस इरोजन और वेदरिंग की क्रिया से ये आग्नेय चट्टानें बारीक कणों में टूटती है और इनका जमाव होता है परत के रूप में। तो यानी कौन सी चट्टान है? परतदार कह सकते हैं, या अपन ये लिख सकते हैं कि कौन सी चट्टानें बनती है? अवसादी सेल बनती है। और इन्हीं अवसादी सेल के निर्माण के बाद में अपन देखें कि ये जैसे इसका उदाहरण अपन लिख सकते हैं कि चूना पत्थर, इसका उदाहरण अपन ने कि चूना पत्थर आ गया। दूसरा अपन ने लिखा कि बलुआ पत्थर हो गया। ये किसके उदाहरण माने गए हैं? अवसादी चट्टान। अब इसी अवसादी चट्टान में आगे अपन देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस शुरू होती है? ताप और दाब की क्रिया शुरू होती है। और जैसे इनमें ताप और दाब की क्रिया शुरू होती है तो इनका रूप बदल जाता है, और रूप बदलने के कारण कौन सी चट्टान बनती है? तो उस चट्टान का नाम होता है कायांतरित चट्टानें, यानी कायांतरित सेल हो गई। ये कायांतरित सेल का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर देखा जाए तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे चूना पत्थर, इसका रूप गुणधर्म बदलने के कारण संगमरमर बन गया। और बलुआ पत्थर आता है उसका अपन ने लिखा क्या बन गया? यानी क्वार्टजाइट बन गया। और कई बार क्या होता है, जो कायांतरित सेल होती है इसमें संगलन की क्रिया होती है, और संगलन की क्रिया के साथ में ही यानी कौन सी प्रोसेस हुई है? जैसे संगलन पुनः गल गया और इससे मेग्मा बन जाता है, और मेग्मा से पुनः कौन सी चट्टान बनती है? यानी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको क्या कह दिया जाता है? यानी सेल चक्र। तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल में अपर्दन और अपक्षय की क्रिया से क्या बनती है? अवसादी। अवसादी चट्टानों में ताप और दाब की क्रिया से क्या बनेगी? कायांतरित सेल। और कायांतरित सेल में जब संगलन की क्रिया होती है तो इससे मेग्मा बनता है, उससे क्या बन जाती है? आग्नेय जो सेल है वो भी बनती है। कई बार संगलन की क्रिया अवसादी चट्टानों में भी होती है, इससे भी यानी, और कई बार जैसे ताप दाब की क्रिया है यानी वो आग्नेय चट्टानों में, इससे भी क्या बनती है? कायांतरित। ये पूरा क्या हो गया? सेल चक्र है। तो ये अपन ने चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ा। धन्यवाद दोस्तों।